बच्चों, मैं बिजला साहू आज जीव विज्ञान के एक विषय मानव रोग पर हम चर्चा करेंगे। आप लोग मानव रोग से परिचित हैं भली भांति। आप अपने जीवन काल में कभी न कभी बीमार पड़े हैं या आपके आसपास के जो परिवेश में जो देखे होंगे कोई व्यक्ति जो है रोगी हो गया है, वो अपना इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर पहले उसका निदान मतलब वो क्या हुआ है, उसको किस कौन सी बीमारी से ग्रसित है, इसका परीक्षण करता है। तो एक्चुअल में मानव रोग का मतलब क्या होता है? रोग का मतलब ये होता है कि हमारे जो शारीरिक सामान्य दशा है, शरीर की जो सामान्य दशा है या सामाजिक सामान्य दशा है, उस सामान्य दशा में कुछ विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। वो विकृतियों के वजह से हम या फिर जीव जो है वो रोगी हो जाता है। सामान्यतः सामाजिक, मानसिक और शारीरिक दृष्टि से विकृतिहीन व्यक्ति को ही हम स्वस्थ मानते हैं, लेकिन आज के परिवेश में जो बौद्धिक या जो सामाजिक विकृति है उसको अलग कर पाना कठिन कार्य होता है। इसलिए हम सामान्यतः जो शारीरिक रूप से विकृत रहते हैं उसी व्यक्ति को बीमार कहते हैं। ये जो बीमारियां जो होती हैं वो हमारे शरीर में जब शारीरिक दृष्टि से होती हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारे संरचनात्मक और क्रियात्मक जो विकृतियां उत्पन्न कर देती हैं, और उन विकृतियों के कारण हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं। उन्हीं लक्षणों के आधार पर हम उनको ये कहते हैं कि ये कौन सी बीमारी से ग्रसित है। तो हम मानव रोग की परिभाषा या फिर बीमारी की परिभाषा निम्नानुसार दे सकते हैं कि बीमारी वह दशा है जिसमें किसी व्यक्ति के शरीर की जो सामान्य दशा है उस सामान्य दशा की संरचनात्मक और कार्यात्मक जो कार्यात्मक विकृतियां उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति बीमार हो जाता है। जब किसी व्यक्ति को बीमारी लगता है तो उस बीमारी के कारण उसके शरीर में विभिन्न प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं। उन लक्षणों के कारण शरीर में जो है संरचनात्मक परिवर्तन होता है, और संरचनात्मक परिवर्तन होता है उसके आधार पर हम ये पहचान लेते हैं कि उस व्यक्ति में कौन सा लक्षण परिलक्षित हो रहा है, और वो लक्षण के आधार पर उस बीमारी को हम मॉडिफाइड करते हैं। अब हम शरीर में होने वाले जो रोग हैं या बीमारियां हैं उनके सबसे प्रमुख चीज अर्थात बीमारियों के जो कारण हैं इसको जानने का प्रयास करें। हम अक्सर ये देखते हैं कि हम जब बीमार पड़ते हैं हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जैसे ही जाते हैं डॉक्टर जो है हमारे नब्ज को, नाड़ी को पकड़ता है और नाड़ी को पकड़कर पूछता है क्या हुआ है। हम बोलते हैं नहीं हमें सर्दी है या हमें खांसी है या हमें यहाँ पर दर्द हो रहा है। वो डॉक्टर जो है नब्ज को या नाड़ी को जो है मात्र पकड़ा रहता है कि हाँ इस व्यक्ति को क्या, और हम जो बता रहे हैं उसके आधार पर उधर वो अपना दवाई लिखना शुरू कर देता है। वो कभी ये नहीं जानता कि वो बीमारी का कारण क्या है, उसको जानने का प्रयास नहीं करता, बल्कि उसको तुरंत मरीज को भगाना रहता है। इसलिए वो सामने वाला जो भी व्यक्ति उसको जैसा जैसा बताएगा उसके आधार पर वो दवाई लिख देता है, जिसको दवाई को लेने से हमें ये तो हो जाता है तुरंत हमको राहत मिल जाती है, क्योंकि उस समय वो बीमारी जो है दब जाता है। लेकिन बाद में चूंकि उसका कारण वो डॉक्टर उस समय स्पष्ट नहीं किया है, इस कारण व्यक्ति जो है बीमार पड़ जाता है। वो उसकी जो दशा है वो ज्यों का त्यों रहता है, कुछ क्षण के लिए उसके शरीर में वो बीमारी गायब हो जाता है। तो बीमारियां हमेशा किसी न किसी कारण से ही होती है, और वो कारण क्या होता है? एक तो जैविक कारण हो सकता है या अजैविक कारण हो सकता है। अर्थात हमारे इस देश में या हमारे इस ब्रह्मांड में देखा जाए तो अधिकांश जो बीमारियां होती है जीवों में जो होती हैं वो जैविक कारकों के कारण ही होती हैं। जैविक कारक क्या क्या हो सकते हैं? जैसे पौष्टिक तत्व, पौष्टिक तत्व हमें मालूम है कि हमें जीवित रहने के लिए या समस्त जीवों को जीवित रहने के लिए 6 प्रकार के कारकों की या 6 प्रकार के पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है। वो 6 पौष्टिक तत्व कौन कौन है? एक तो कार्बोहाइड्रेट्स है, फिर प्रोटीन है, फिर वसा है, फिर पानी है, फिर विटामिन्स है, फिर खनिज लवण। ये 6 ऐसे पोषक तत्व हैं जिनकी हमारे शरीर को नियमित और संतुलित मात्रा की आवश्यकता होती है। यदि इन 6 पोषक तत्वों में से किसी भी एक पोषक तत्व की हमारे शरीर में कमी हो जाए तो निश्चित रूप से उसके कारण हमारे शरीर में विकृतियां उत्पन्न होंगी, और वो विकृतियां अलग अलग लक्षण उत्पन्न करेंगे, जिससे हम
बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए मान लो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स की कमी होने से हमें थकान महसूस होता है। हमें मालूम है कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर में जैसी ऑक्सीकृत होता है वैसी ऊर्जा उत्पन्न होता है, उसी ऊर्जा का उपयोग हमारे शरीर के जो संरचनात्मक हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं उस ऊर्जा का उपयोग करके अपने जैविक क्रियाओं को संपन्न करते हैं। उसी प्रकार मान लो प्रोटीन की कमी हो जाए तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर नामक रोग होता है। वसा की कमी हो जाए तो हमारे शरीर का जो स्किन है वो फटना शुरू हो जाता है। शरीर में पानी जो है बहुत ही आवश्यक तत्व माना गया है, क्योंकि कहा गया है जल ही जीवन है, जल के बगैर जीवन संभव नहीं है। तो उस जल की हमारे शरीर की जो लगभग 70 से 80% या 90% जो घटक होता है वो कुल जल होता है। उस जल को की प्रतिपूर्ति करने के लिए एक नियमित मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। फिर विटामिन हैं, जैसे विटामिन बहुत सारे विटामिन है, जैसे मान लो विटामिन ए की कमी हो जाए तो हम रतौंधी से ग्रसित हो जाते हैं। विटामिन सी की कमी हो जाए तो हम स्कर्वी से ग्रसित हो जाते हैं। इसी प्रकार खनिज लवण है, एक खनिज लवण हमारे वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यदि इन पौष्टिक तत्वों की यदि हमारे शरीर में कमी हो जाए तो निश्चित रूप से हम बीमार पड़ेंगे, अर्थात हमारे शरीर में विकृतियां उत्पन्न होंगी। दूसरा कारक हम देख सकते हैं भौतिक कारक। भौतिक कारक के अंतर्गत हमारे वातावरण की ताप दाब, नमी, आर्द्रता और विभिन्न प्रकार के जो विकिरणें होती हैं उनका प्रभाव आता है। ये विकिरणें हमारे शरीर की कोशिकाओं को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं, जिसके कारण शरीर में विकृतियां उत्पन्न होती हैं, अर्थात हम बीमार पड़ते हैं। तीसरा कारण हम देख सकते हैं रासायनिक कारक। आज के परिवेश में हम जो भोज्य पदार्थों को लेते हैं वो भोज्य पदार्थ में विभिन्न प्रकार के रसायनों का समावेश रहता है। वो ऐसे रसायन के समावेश रहता है जिनकी हमारे शरीर को बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम उसको भोजन के माध्यम से अतिरिक्त ग्रहण करते हैं। और वो अतिरिक्त रसायन जो होता है हमारे लिए, हमारे शरीर की कोशिकाओं के लिए या हमारे लिए जो है बिल्कुल यूजफुल नहीं रहता, यूजलेस होता है। और इसकी मात्रा जैसे जैसे शरीर में बढ़ती है वैसे वैसे हम विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित होते चलते हैं। अर्थात ये रोग उत्पन्न करने का प्रमुख कारण है विभिन्न प्रकार के रसायन। आज एक किसान जो है अपने खेत में जो धनिया की पत्ती भी अगर उगाता है तो उसमें भी उर्वरकों का उपयोग करता है जहां पर उर्वरक की आवश्यकता नहीं है। और वो उर्वरक को जब वो पौधा जो है एब्जॉर्ब करता है तो उसकी पत्तियों को हम जब खाते हैं तो उसमें जो रसायन है वो हमारे शरीर में व्याधियां उत्पन्न करती है या बीमारियां उत्पन्न करती है। इसी प्रकार अगला कारक है यांत्रिक कारक। यांत्रिक कारक के अंतर्गत यदि हम हमारे शरीर में कहीं पर चोट लग जाए या हम दुर्घटना से ग्रसित हो जाएं तो उस कंडीशन में हमारे शरीर की अस्थियां भंग हो जाती हैं, अस्थि भंग जिसको कहते हैं। और शरीर की आंतरिक जो मसल्स हैं या फिर हमारे जो पेशियां हैं वो पेशियां नष्ट हो रफ्चर हो जाती है, जिसके कारण हम विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। इसी प्रकार पदार्थों की अधिकता। हम जो पदार्थ ले रहे हैं भोजन के रूप में उसमें से किसी पदार्थ की यदि अधिकता हो जाए, जैसे मान लो हार्मोन्स की अधिकता हो जाए, हार्मोन्स की अधिकता हो जाए तो भी विभिन्न प्रकार की व्याधियां उत्पन्न होती हैं। जैसे हमारे थायराइड ग्रंथि है जो गले पर होता है, उस थायराइड ग्रंथि द्वारा जो सीक्रेट हार्मोन्स, थायरॉक्सिन हार्मोन्स जिसको हम कहते हैं, उसकी आवश्यकता से अधिक सीक्रेशन हो तो उस कंडीशन में हमारा शरीर जो है, शरीर की जो उपापचय क्रिया जो होता है अनावश्यक रूप से बढ़ जाता है और हम जो है अनावश्यक रूप से मोटे हो जाते हैं। और वो मोटापा जो है हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है, वो विभिन्न प्रकार की व्याधियों को या बीमारियों को लेकर पैदा होता है। और अंतिम कारक के रूप में हम ले सकते हैं जैविक कारक। जैविक कारक के अंतर्गत जो बाहर हमारे वातावरण में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं, वो सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में किसी न किसी माध्यम से, चाहे भोजन के माध्यम से हो, चाहे वायु के माध्यम से हो या फिर किसी अन्य माध्यम से जब शरीर में प्रवेश करते हैं तो उन शरीर बाहर से प्रवेश करने वाले जैविक घटकों को या जीवों जो जैविक कारकों को हम पैथोजेंस कहते हैं या रोगाणु कहते हैं। इन्हीं रोगाणु के कारण हम विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। चूंकि ये जैविक कारकों से हो रहा है और जैविक कारकों से होने के कारण ये एक व्यक्ति से दूसरे
दूसरे व्यक्ति में अर्थात एक ग्रसित व्यक्ति से या बीमार से ग्रसित व्यक्ति से जो स्वस्थ व्यक्ति में फैलने के चांसेस इसके बढ़ जाते हैं। इस कारण इनसे होने वाले रोगों को हम संक्रामक रोग कहते हैं या संक्रामक बीमारियां कहते हैं, जबकि उन रोगाणुओं को जो संक्रमण करते हैं या संक्रामक रोग फैलाते हैं उनको संक्रामक बीमारियां कहा जाता है। इसी में एक चीज है रोगाणु, एक शब्द आया रोगाणु या पैथोजन। रोगाणु क्या होता है? तो रोग पैदा करने वाले जो रोगजनक जीवाणु होते हैं या जीव होते हैं, उन रोगजनक जीवों या रोगाणुओं जीवों को जो हम रोगाणु कहते हैं। इनके सबसे पहले आविष्कार रॉबर्ट कोच नाम के वैज्ञानिक द्वारा 1876 में किया गया था। इन्होंने विष या ज्वर में एंथ्रेक्स से फैलने वाली जो बीमारी के बारे में इनके द्वारा पता लगाया गया था। इनके द्वारा एक मृत भेड़ के जब रक्त का परीक्षण किया गया तो उस रक्त में जो है विभिन्न प्रकार के जीवाणु उत्पन्न हुए, जीवाणु दिखे जिसको बैसिलस एंथ्रेसिस नामक नाम से जाना गया। वो बैसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु को जब संवर्धन माध्यम में बढ़ाया गया और संवर्धन माध्यम में बढ़ाकर एक स्वस्थ भेड़ पर जब उसको ट्रांसमिट किया गया तो उसके जहर के कारण, उस विष के जहर के कारण वो भेड़, स्वस्थ भेड़ भी मर गया। इस अध्याय के अध्ययन के आधार पर हम एक व्यक्त कर सकते हैं, मतलब एक वैज्ञानिक के द्वारा एक मत प्रस्तुत किया गया जिसको कोच का मत कहते हैं। ये जो कोच के मत जो है 4 बिंदुओं पर आधारित है। पहला बिंदु इसमें ये कहता है कि रोग ग्रसित जंतु में या जीव में जो है हमेशा वो रोगाणु उपलब्ध रहता है या उपस्थित रहता है। दूसरा, रोग के जो रोगाणु होते हैं वो पृथक पृथक संवर्धन माध्यम में उनको हम लेकर अलग से बढ़ा सकते हैं, उनकी संख्या को बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार रोगाणु जो है स्वस्थ जंतु के शरीर में जब प्रवेश करते हैं तो स्वस्थ व्यक्ति को भी रोगों से ग्रसित कर देते हैं। अर्थात वो रोगाणु इतने हानिकारक होते हैं कि वो ग्रसित व्यक्ति से यदि उनको स्वस्थ व्यक्ति में पहुंचाया जाए किसी माध्यम से, चाहे भोजन के माध्यम से हो, चाहे वायु के माध्यम से हो, चाहे वो संपर्क के माध्यम से हो, वो उनको भी बीमारी से ग्रसित कर देते हैं। फिर दूसरे रोगी जंतु से पहले ही जैसे रोगाणु जो है उसके शरीर में हमेशा उपलब्ध रहते हैं। अब आते हैं हम बीमारियों के प्रकार पर। ये तो हो गए बीमारियों के कारण, और यदि हम बीमारियों के कारण के बारे में यदि समझ गए या जान गए तो कुछ हद तक हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले जो अन्य जो बीमारी के जो कारण है उस कारण को अगर समझ गए तो हम कुछ हद तक अपने शरीर को या हमारे आसपास के जीवों के जो शरीर को रोगों से बचाकर रख सकते हैं। तो अगला देखते हैं बीमारियों के प्रकार। ये बीमारियां कितने प्रकार के होते हैं? तो बीमारियों को जो है मुख्य रूप से 2 घटकों में या 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला बीमारी को कहते हैं संसर्ग और दूसरा को कहते हैं असंसर्गात्मक बीमारी। पहला संसर्गात्मक बीमारियां और दूसरा असंसर्गात्मक बीमारियां, या फिर इसको हम कहते हैं जन्मजात बीमारियां और इसको अजन्मजात बीमारियां। जन्मजात बीमारियां किसको कहेंगे? ऐसे बीमारी जो किसी जीव को उसके जन्म से ही प्राप्त होता है, अर्थात उसके जीव के शरीर में उपभोज्य क्रियाओं के कारण वो बीमारियां जो है उसके जन्म से ही उसको प्राप्त हो जाता है, उस बच्चे के शरीर में या उस शिशु के शरीर में आ जाता है। उस बीमारी को हम जन्मजात बीमारियां कहते हैं। दूसरा जो असंसर्गात्मक बीमारियां हैं इसको उपार्जित भी कहते हैं, उपार्जित बीमारियां कहते हैं। ये उपार्जित बीमारियों का मतलब ये होता है कि ऐसी बीमारियां जो किसी जीव के जन्म लेने के पश्चात उसके जीवन के किसी न किसी अवस्था में वो जो है उस बीमारी से ग्रसित हो जाता है, वो बीमारी कहलाता है उपार्जित, अर्थात उसका उपार्जन होता है उसके जीवन काल में। ये जो उपार्जित बीमारियां जो होती हैं इनको हम आगे बांट सकते हैं। संक्रामक बीमारी, संक्रामक बीमारियां, और दूसरा असंक्रामक बीमारियां। संक्रामक बीमारियां ऐसी बीमारियां होती हैं जो एक रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में या फिर रोगी जीव से
स्वस्थ जीव में जो है फैलने की क्षमता रखते हैं। उन बीमारियों को हम कहते हैं संक्रामक बीमारियां। ये जो संक्रामक बीमारियां जो होती हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये जो है एक आसपास के परिवेश में वायु के माध्यम से, भोजन के माध्यम से या स्पर्श इत्यादि के माध्यम से जो है दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में आसानी से फैल जाते हैं। जैसे हमको मालूम है कि हम बैठे हैं, साथ में एक व्यक्ति जो है सर्दी से पीड़ित है, और उस व्यक्ति के पास यदि हम बैठे हैं, वो छींकता भी है या खांसता है, तो उसके छींक के माध्यम से वो जीवाणु या विषाणु जो उसके शरीर में उपस्थित है वो हमारे शरीर में प्रविष्ट हो जाता है, जिसके कारण हम भी सर्दी से पीड़ित हो जाते हैं। मतलब ऐसी बीमारियां जो एक स्वस्थ व्यक्ति से, एक रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैल जाता है, उन बीमारियों को ही हम कहते हैं संक्रामक बीमारियां। दूसरा होता है असंक्रामक बीमारियां। तो असंक्रामक बीमारियां ऐसी बीमारियां होती हैं जो एक स्वस्थ रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में कभी नहीं फैलते, बल्कि शरीर में विभिन्न प्रकार की व्याधियां या फिर जब इससे पहले हमने जो कारण पढ़ा उन कारणों की वजह से यदि शरीर में प्रविष्ट हो जाएं, वो रोगाणु प्रविष्ट हो जाएं या फिर जो जैविक कारक जो है, जैविक घटक प्रविष्ट हो जाए, तो उसके कारण हम बहुत सारे बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। ये जो असंक्रामक बीमारियां हैं, इन असंक्रामक बीमारियों को हम निम्नलिखित प्रकार से विभक्त कर सकते हैं या बांट सकते हैं। असंक्रामक बीमारियां, इसके प्रकार के बारे में जाने तो इसमें पहला होता है लोपता या प्रतिस्थापनी बीमारियां। लोपता या प्रतिस्थापनी बीमारियां। तो ये लोपता या प्रतिस्थापनी बीमारियां वे बीमारियां होती हैं जो विविध शारीरिक अंगों के दूसरी संक्रिया के कारण होता है, जैसे हृदय का ठीक से कार्य न करना या फेफड़े का ठीक से कार्य न करना या हमारे शरीर की किडनी का ठीक से कार्य न करना। इस बीमारी को हम कहते हैं लोपता या प्रतिस्थापनी बीमारियां। जैसे किसी व्यक्ति का किडनी खराब हो जाता है तो उस कंडीशन में उसके उस किडनी को जो जिसमें प्रॉब्लम है या जिसका किडनी इफेक्टेड है, उस किडनी को क्या किया जाता है, प्रतिस्थापित किया जाता है। अर्थात दूसरे व्यक्ति के, स्वस्थ व्यक्ति के किडनी को उस रोगी व्यक्ति के किडनी को निकालकर उसके स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाता है। इस कारण इसको लोपता या प्रतिस्थापनी बीमारियां कहते हैं। दूसरा होता है अल्पता या हिंताजन्य। अल्पता या हिंताजन्य बीमारी। अल्पता का मतलब होता है किसी पोषक तत्व की मात्रा की कमी होना। अर्थात हमारे शरीर में मान लो किसी पौष्टिक तत्व, जो हमने 6 पौष्टिक तत्व पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण इत्यादि, इनमें से किसी भी एक पोषक तत्व की यदि शरीर में कमी हो जाता है तो हम अल्पता का शिकार हो जाते हैं। अर्थात हमारे शरीर में जो है उस पोषक तत्व की कमी हो जाती है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं, जिनको हम हिंताजन्य बीमारी या फिर अल्पता युक्त बीमारी के नाम से जानते हैं। जैसे मान लो हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाए तो हम रतौंधी से ग्रसित हो जाते हैं, या फिर हमारे शरीर में मान लो विटामिन सी की कमी हो जाए तो हम स्कर्वी से पीड़ित हो जाते हैं, या हमारे शरीर में मान लो विटामिन डी की कमी हो जाए तो हम रिकेट से ग्रसित हो जाते हैं। तो ऐसी बीमारियों को हम हिंताजन्य या फिर अल्पता बीमारी कहेंगे। इसी प्रकार तीसरा है एलर्जी। एलर्जी किसी भी पदार्थ के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता, किसी भी पदार्थ के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता को हम एलर्जी के नाम से जानते हैं। अब ये एलर्जी जो है किसी एक पदार्थ की वजह से नहीं हो सकता, कोई भी पदार्थ की वजह से हो सकता है। जैसे किसी को डस्ट से एलर्जी है, धूल से एलर्जी है, किसी को तीव्र तापमान से एलर्जी है, किसी व्यक्ति को जो है ये चाक के जो डस्ट है उड़ रहा है उससे एलर्जी है, किसी को जो है जो ध्वनि से एलर्जी है, मान लो तेज ध्वनि उत्पन्न हो रहा हो, आसपास में वातावरण जो है एकदम ज्यादा ध्वनिमय हो, उससे भी उस व्यक्ति को एलर्जी हो सकता है। तो एलर्जी की वजह से उसके शरीर में फोड़े फुंसियां हो जाते हैं। वो ये बताता है कि उसके शरीर में वो जो चीज है या वो जो अनावश्यक जो पदार्थ है वो पदार्थ शरीर में एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। इस कारण वो व्यक्ति जो है रोग से ग्रसित हो जाता है। चौथा है कैंसर।
आज के डेट में एक महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारी कहा जाए वो है कैंसर। कैंसर लैटिन के कैंकर शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है केकड़े के जैसा। कैंसर जो है कैंकर से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है केकड़े के जैसा। आपको मालूम है केकड़ा आपने देखा है, केकड़े से परिचित हैं। केकड़े के शरीर में जब बच्चा अंडा बनता है तो अंडा से जब बच्चा परिणित होता है तो वो बच्चा जो है उसके शरीर की जो जितनी भी मसल्स हैं, म्यूकोसा है, वो पूरा खा देता है। और एक स्थिति ऐसी आती कि उस मादा केकड़े की जो शरीर का मात्र कंकाल शेष रह जाता है और उसका पूरा शरीर जो है शरीर की म्यूकोसा खत्म हो जाती है, तब उसके बच्चे जो है उसके शरीर से बाहर निकलते हैं। उस समय उस माता की जो है या उस केकड़े की मादा केकड़े की जो है मौत हो जाती है। उसी प्रकार हमारे शरीर में एक होता है कैंसर, जो कोशिकाओं के ऊतकों के अनियमित वृद्धि के कारण होता है। हमारे शरीर की उन स्थानों की ऊतक जहां पर लगातार कोशिकाएं जो है विभाजित होती हैं या ऊतक जो है फिर से बनते हैं, फिर टूटते हैं, फिर बनते हैं, फिर टूटते हैं, उन स्थानों पर कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाता है। तो इस टॉपिक जो है आगे विस्तार में और आएगा, उस समय उसको देखेंगे। फिलहाल कैंसर का मतलब क्या होता है, कुछ ऊतकों के अनियमित वृद्धि के कारण जो होने वाला रोग है, उस रोग को हम कैंसर के नाम से जानेंगे। आगे उसको डिटेल्स को देखेंगे। अगला है अनुवांशिक बीमारियां। इसके अंतर्गत ऐसे बीमारियां आएंगे जो माता पिता से उसके संतान में अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं। अनुवांशिकी का मतलब होता है अनुवांशिक कैरेक्टर्स का, लक्षणों का, अर्थात माता पिता के लक्षण का उसके संतान में हस्तांतरित होना। अब माता पिता में किसी प्रकार की कोई व्याधि है या कोई बीमारी है, वो बीमारी का उसके संतान में हस्तांतरित होना, उस बीमारी को हम कहेंगे अनुवांशिक बीमारियां। जैसे बौनापन हो गया, हीमोफीलिया हो गया, उसी प्रकार वर्णांधता हो गया। ये सब बीमारियां जो है अनुवांशिक बीमारियों की श्रेणी में आते हैं। जैसे वर्णांधता का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति को लाल और हरे रंग में अगर अंतर करने बोला जाए तो वो एक ही रंग बोलेगा, लाल को भी हरा बोलेगा या फिर लाल बोलेगा और हरा को भी वो लाल बोलेगा। जिस समय वो हरा को लाल बोल रहा है तो लाल को भी लाल बोलेगा और हरा को भी लाल बोलेगा, और जिस समय वो लाल को हरा बोल रहा है तो लाल को भी हरा बोलेगा और हरा को भी वो हरा बोलेगा। मतलब वो दो रंगों में जो है अंतर नहीं कर पाता। ऐसी बीमारी को हम करते हैं वर्णांधता, और ये वर्णांधता जो है अनुवांशिक बीमारी है, अर्थात उसके माता पिता से उसको प्राप्त होता है। तो ये बहुत सारे इसके अंतर्गत इस श्रेणी में बहुत सारी बीमारियां आएंगी जो आगे डिटेल्स में देख लेंगे उसको। फिर अगला बीमारी है सामाजिक बीमारी। सामाजिक बीमारी के अंतर्गत आज के हमारे समाज में हम देखते हैं कि लोग जो होते हैं विभिन्न प्रकार के बुरे व्यसनों का जो है शिकार हो जाते हैं। लोग जो है अल्कोहल का सेवन करते हैं और अल्कोहल का सेवन करने के पश्चात वो अपने आप को भूल जाते हैं कि वो क्या है। वो जब ये थोड़ा सा उनके शरीर में अल्कोहल प्रवेश हो जाता है तो उस कंडीशन में वो अपने आप को जो है सर्वज्ञाता समझते हैं, और जो भी उनके मन में आए उस समय वो इस समय ये निर्णय नहीं कर पाते कि वो जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। किसी को अच्छा भी बोल देंगे और किसी को बहुत बुरा भी बोल देंगे और उनके साथ वो झड़प हो जाता है। तो ये इन बीमारियों को हम कहेंगे सामाजिक बीमारियां। हमें मालूम है कि हमारे शरीर में जब भोजन का ऑक्सीकरण होता है तो उस ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप ऑक्सीकरण दो प्रकार के होते हैं, एक तो ऑक्सीशोषण के द्वारा और दूसरा अनाक्सीशोषण के द्वारा। जब भी अनाक्सीशोषण होता है तो हमारे शरीर में ऑलरेडी एथिल अल्कोहल बन रहा है। वो एथिल अल्कोहल बन रहा है जिसके कारण हम जो है हमें आसानी से नींद आ जाता है, आसानी से हमारे शरीर की जो क्रियाएं जो है संतुलित हो जाती हैं। लेकिन उसके बाद भी व्यक्ति जो है व्यक्ति में जो है ऐसे व्यसनों का लत पड़ जाता है जिसके कारण वो आदी हो जाते हैं और फिर भूल जाते हैं अपने आप को कि वो क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किसके साथ उसको किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए वो भी वो भूल जाते हैं। तो ऐसे बीमारियों को हम इस श्रेणी में रखेंगे सामाजिक बीमारियों की श्रेणी में। अब
ये जो असंक्रामक बीमारियां हैं, ये जिसका प्रकार है, इसमें सामाजिक बीमारियां हो गई। इसके अलावा इस सामाजिक बीमारी के अलावा एक बीमारी और आता है जिसको हम यांत्रिक बीमारी के नाम से जानते हैं। यांत्रिक बीमारी अर्थात मान लो हम दुर्घटना से ग्रसित हो जाते हैं, तो दुर्घटना से ग्रसित होने के कारण हमारे शरीर की जो अस्थियां होती हैं वो भंग हो जाती हैं। इन बीमारियों को कहते हैं हम यांत्रिक बीमारियां। व्यवहारिक रूप से केवल बीमारियों को हम 2 वर्गों में ही वर्गीकृत करते हैं। व्यवहारिक रूप से हम जो बीमारियां हैं इसको 2 ही रूप में वर्गीकृत करते हैं, एक तो संक्रामक बीमारी और दूसरा असंक्रामक बीमारी। बाकी इसकी जो बीमारियों के जो प्रकार होता है उसको हम छोड़ देते हैं। हमारे शरीर में जन्मजात जो बीमारियां होती हैं, ये जन्मजात बीमारियां हमेशा माता पिता से उसके संतान को प्राप्त होते हैं, अर्थात ये बीमारियां जो होते हैं वो आनुवांशिक बीमारियों के श्रेणी में आता है। अब आगे हम बीमारियों के जो वो है घटक है, मतलब जो 2 प्रकार है, उसमें से डिटेल में इसके बारे में जानेंगे, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें देख लेते हैं संक्रामक बीमारियां। कौन कौन सी बीमारियों को हम संक्रामक बीमारी कहेंगे और क्यों कहेंगे। तो शरीर में बाहर रोगाणुओं द्वारा उत्पन्न होने वाले या हानिकारक जीवों द्वारा जो शरीर में होने वाले जो रोग होते हैं, जिनके वजह से जो रोगाणु जो होते हैं शरीर में किसी रोगी व्यक्ति के शरीर में रहता है, उसके वजह से उस शरीर रोगी व्यक्ति के शरीर से वो किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट हो जाता है, जिसके कारण वो रोग से ग्रसित हो जाता है। तो उन बीमारियों को हम संक्रामक बीमारियों की श्रेणी में रखते हैं। अब ये जो संक्रामक बीमारियां जो है, संक्रामक का अर्थ ही स्पष्ट है कि संक्रमण अर्थात फैलने वाला, मतलब जितना हो सके वो क्या होता है किसी न किसी माध्यम से, चाहे वो वायु के माध्यम से हो, चाहे वो हवा जल के माध्यम से हो, चाहे वो भोजन के माध्यम से हो, चाहे वो स्पर्श के माध्यम से हो, वो आसानी से किसी रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलता जाता है। तो इनके संचरण किस प्रकार होता है, इनका ट्रांसमिशन किस प्रकार होता है, इनके बारे में हम जानें। तो ये जो संक्रामक बीमारी होते हैं, संक्रामक बीमारियों का संचरण ट्रांसमिशन किस प्रकार होता है। जो संक्रामक बीमारी होते हैं, इनका संचरण या रोगाणुओं का जो है स्वस्थ व्यक्ति तक किस प्रकार पहुंचता है, इसके लिए विभिन्न प्रकार के घटक होते हैं, कारक जिम्मेदार होते हैं। इनको हम 2 प्रकार से विभक्त कर सकते हैं। एक तो सीधा संचरण। सीधा संचरण का मतलब होता है कोई रोगाणु जो होता है, जो हमारे वातावरण में उपस्थित जो विभिन्न प्रकार के जो रोगाणु हैं, वो रोगाणु हवा के माध्यम से, वायु के माध्यम से, जल के माध्यम से या किसी न किसी माध्यम से यदि जब वो स्वतः ही किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट हो जाता है और वो स्वस्थ व्यक्ति उस रोग से यदि ग्रसित हो जाता है, तो उस प्रकार के जो संचरण होता है, चूंकि वो वातावरण से सीधा स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में संचरित हो रहा है, इस कारण उसको हम सीधा संचरण के नाम से जानते हैं। सीधा संचरण निम्नलिखित विधियों के द्वारा हो सकता है। क्या क्या? एक तो रोगी तथा स्वस्थ व्यक्ति के स्पर्श के द्वारा हो सकता है, या फिर थूक, छींक या सांस के द्वारा हो सकता है। जैसे छींकते हैं, खांसते हैं, उसके कारण शरीर में जो उपस्थित जो जीवाणु हैं या रोगाणु है वो प्रविष्ट हो जाते हैं। वस्त्र इत्यादि से हो सकते हैं। हम जो कपड़े पहनते हैं, अर्थात एक रोगी व्यक्ति जो है कपड़ा पहना हुआ है, उस व्यक्ति के कपड़े को यदि किसी दूसरे व्यक्ति को पहना दिया जाए तो हो सकता है उसके शरीर, उस कपड़े में जो है रोगाणु चिपके हुए हों, वो रोगाणु जो है उस शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। इसी प्रकार माता से बच्चों में भी संक्रमण होता है। माता जो है यदि बीमारी से ग्रसित होता है और उस बच्चे को जो है अपने गोदी में लेता है, तो उससे भी उसके शरीर में उस बीमारी का संचरण हो सकता है। दूसरा है अपरोक्ष संचरण। अपरोक्ष संचरण का मतलब ये होता है कि ये बीमारी जो होता है, बीमारी के जो रोगाणु होते हैं वो डायरेक्ट किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश नहीं होते, बल्कि किसी न किसी कारक के माध्यम से, किसी न किसी घटक के माध्यम से शरीर में प्रविष्ट हो जाया करते हैं। इन बीमारियों को
इन बीमारियों के लिए जो वाहक होते हैं, जो एक कारक होता है या कारक बीच का जो जीव होता है जिसको हम वाहक के नाम से जानते हैं, अर्थात वो जो रोगाणु होते हैं वातावरण में, वो रोगाणु एक जीव में प्रविष्ट हो जाते हैं, उस जीव को कोई किसी भी प्रकार का प्रभावित नहीं करते, लेकिन वो जीव जो है उस बीमारी के जो कारक रोगाणु होते हैं या जीवाणु होते हैं या जैविक घटक होते हैं, उन जैविक घटकों को किसी स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचा देते हैं, जिसके कारण वो व्यक्ति जो होता है वो रोगों से ग्रसित हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हमें मालूम है मलेरिया का वाहक होता है मच्छर। अक्सर हम पूछते हैं कि मलेरिया क्यों होता है, तो बोलते हैं मच्छर के काटने से। कौन से मच्छर? मादा एनोफिलीज मच्छर। तो वो मात्र वाहक है, ना कि वो बीमारी के कारक है। उसमें जो रोगाणु होते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो होता है वो वातावरण में, या प्लाज्मोडियम मलेरी है वो वातावरण में रहता है, जो मच्छर के शरीर में प्रवेश हो जाता है और उस मच्छर के माध्यम से वो जो है किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में ट्रांसमिट होता है और वो जो है मलेरिया जैसे घातक रोग उत्पन्न करता है। तो इसमें एक कैरियर होती है, वाहक होती है। वाहक किसको कहेंगे? ऐसे जीव जिसके शरीर में रोगाणु तो उपस्थित हैं और वो रोगाणु जो है उसके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई व्याधि या बीमारी उत्पन्न नहीं करते, लेकिन वो जीव जो है यदि किसी दूसरे व्यक्ति को या किसी जीव को जो है यदि वो करता है, प्रभाव काटता है या उसके शरीर में प्रविष्ट हो जाता है किसी न किसी माध्यम से, तो उस कंडीशन में वो व्यक्ति जो है रोग से ग्रसित हो जाता है। वो जीव ग्रसित नहीं हुआ, लेकिन जिस जीव में जिसके शरीर में वो प्रविष्ट हो रहा है उसमें जो है बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो ऐसे जीवों को हम वाहक कहते हैं। वाहकों के माध्यम से रोगों का जो संचरण होता है उसको कहा जाता है अपरोक्ष संचरण। अब अपरोक्ष संचरण के लिए क्या क्या घटक हो सकते हैं? एक तो वायु हो सकता है। वातावरण में विभिन्न प्रकार के जो सूक्ष्म जीव हैं, ऐसे कारक हैं, विषाणु हैं, जीवाणु हैं। ये विषाणु या जीवाणु वायु के माध्यम से सीधे किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट हो जाए तो उसके कारण भी जीव जो है बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, जैसे खसरा हो गया, क्षय हो गया, टीबी जिसको बोलते हैं। ये सब बीमारियां जो है वायु के माध्यम से होते हैं। इसी प्रकार भोजन, जल व दूध से, हम जो भोजन करते हैं या जो पानी पीते हैं या फिर जो दूध ले रहे हैं, उसमें भी यदि किसी माध्यम से जो रोगाणु जो है आ गए हैं और उस दूषित भोजन को यदि हम ग्रहण करते हैं तो उससे भी हम बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। इसी प्रकार पानी हम अलग अलग स्थानों को पीते हैं। कहीं पर बहुत सारे रोगाणु उत्पन्न होते हैं, रोगाणु युक्त जो पानी होता है उस पानी को हम ले लेते हैं, तो रोगाणु युक्त पानी को लेने पर हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। इसी प्रकार दूध है, दूध में भी विभिन्न प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। किसी व्यक्ति के शरीर में वो जीवाणु जो है शरीर के लाभदायक होते हैं तो बीमारी नहीं उत्पन्न करता, लेकिन वो हानिकारक होने से निश्चित रूप से वो व्यक्ति जो है बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। इसी प्रकार कीटों, जानवरों द्वारा कीटों के माध्यम से भी रोगाणु का संचरण होता है। इसी प्रकार जानवरों के द्वारा भी संचरण होता है। जैसे मक्खियां जो है हमेशा गंदगियों में बैठे रहते हैं और गंदगियों से उठ कर आते हैं, जब हम भोजन कर रहे हो उस समय आके हमारे भोजन में बैठ जाते हैं, तो उसमें चिपके हुए जो रोगाणु होते हैं वो भोजन में आ जाता है। उस भोजन को, दूषित भोजन को जब हम ग्रहण करते हैं तो हम बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। इसमें जो कीट होते हैं और जो जानवर होते हैं वो बीमारियों का वाहक होते हैं, अर्थात ये बीमारियों को जो है एक स्थान से अर्थात वातावरण से सीधे जीवों तक जो है पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसी प्रकार संसर्ग के अंतर्गत जब किसी व्यक्ति को जो है इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति जो है किसी स्वस्थ व्यक्ति को स्पर्श करता है, तो इस स्पर्श के माध्यम से यदि उसके शरीर में कोई बीमारी हो रहा है तो उस बीमारी को हम कहेंगे संसर्ग या स्पर्शात्मक बीमारियां या संसर्गजन्य बीमारी। अब अगला महत्वपूर्ण चीज, ये जो संक्रामक रोग है, इन संक्रामक रोग की अवस्थाएं। संक्रामक रोगों की अवस्थाएं, ये जो संक्रामक रोग होते हैं इनकी कुछ अवस्थाएं होती हैं। सीधे एक ही बार में जो है किसी व्यक्ति को जो है रोगों से ग्रसित नहीं करते, बल्कि ये अलग अलग स्टेप्स होते हैं, इसके अवस्थाएं होते हैं।
जिसके कारण लोग जो है रोगों से ग्रसित होते हैं। जैसे अवस्था के अंतर्गत सबसे पहला जो अवस्था होता है जिसको हम कहते हैं संप्राप्ति काल। संप्राप्ति काल, जैसे प्राप्ति का मतलब होता है शरीर को किसी माध्यम से वो रोगाणु का क्या होना, प्राप्त होना, वो कहलाता है संप्राप्ति काल। इस अवस्था में रोगाणु जो होते हैं किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर को किसी न किसी भी माध्यम से, चाहे वायु के माध्यम से हो, चाहे वो भोजन के माध्यम से हो, चाहे वो जल के माध्यम से हो, चाहे वो स्पर्श के माध्यम से हो, वो शरीर में प्रविष्ट होता है और प्रविष्ट होकर अपनी संख्या में जो है लगातार वृद्धि करता है। तो इस काल को हम कहते हैं संप्राप्ति काल। दूसरा काल होता है संक्रमण काल। अब यहां पर फिर से नाम है लिखा हुआ है संक्रमण। संक्रमण का मतलब होता है फैलना, अर्थात संख्या को या फिर आसपास जो स्वस्थ व्यक्ति से रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक फैलना। तो इस अवस्था में रोगाणु जो है धीरे धीरे अपने रोग के लक्षण को क्या करता है, बढ़ाता है, फैलाता है। शरीर के किसी एक स्थान जब प्रभावित हुआ है तो उसको धीरे धीरे अपनी संख्या को बढ़ाकर वो क्या करता है, पूरे शरीर में संख्या को बढ़ा देता है। तो इस काल को कहते हैं संक्रमण काल। तीसरा होता है प्रकोप काल, और ये सबसे हानिकारक या सबसे जो है घातक काल होता है जिसको हम कहते हैं प्रकोप काल। जब जीवाणु या रोगाणु जो होता है किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट हो गया और अपनी संख्या को इतनी अधिक वृद्धि कर दिया और पूरे शरीर में फैला दिया, उस कंडीशन में वो समस्त रोगाणु जो होते हैं वो शरीर के विभिन्न घटकों को, अर्थात शरीर के विभिन्न स्थानों की म्यूकोसा को खाकर क्या करते हैं, शरीर में प्रकोप उत्पन्न करते हैं, अर्थात विभिन्न प्रकार के लक्षण उत्पन्न करते हैं जिसके आधार पर हम ये बताते हैं कि वो व्यक्ति कौन सी बीमारी से ग्रसित है। इस काल में यदि सही ट्रीटमेंट ना मिले, उपचार ना मिले, तो व्यक्ति की मृत्यु निश्चित होती है। इसलिए इस काल को कहा जाता है प्रकोप काल। और फिर अगला काल होता है समन काल। समन काल का मतलब जब वो रोगाणु हमारे शरीर में प्रविष्ट हुआ है और हम किसी औषधि का उपयोग कर लिए, तो वो जो रोगाणु जो है इस अवस्था में क्या होता है, नष्ट होना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं समन काल, या उनका रोगाणुओं का क्या होना, नष्ट होना। और फिर लास्ट होता है समाप्ति काल। समाप्ति काल अर्थात इस अवस्था में ये जो रोगाणु शरीर में प्रविष्ट हुए हैं, ये रोगाणु किसी उपचार के माध्यम से, जो दवाई हमने लिया उसके माध्यम से हो या किसी अन्य माध्यम से हो, पूर्णतः शरीर में क्या हो जाते हैं, इनकी संख्या समाप्त हो जाती है, अर्थात इनके वृद्धि को अवरुद्ध कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। और यदि सही उपचार हुआ है तो रोगाणु जो है शरीर में कभी और प्रविष्ट नहीं होता। लेकिन यदि ये शरीर में इनकी कुछ मात्रा अभी भी उपस्थित है तो उस बीमारी की पुनः पुनरावृत्ति होगी, अर्थात उस संक्रामक बीमारी की पुनः पुनरावृत्ति होगी, जिसको हम रोग की पुनरावृत्ति के नाम से भी जानते हैं। अब प्रमुख संक्रामक बीमारी कौन कौन से हैं इसके बारे में देखें। ये तो इस अवस्था हो गई, जो संक्रामक रोग होते हैं इसके कितने अवस्थाएं होते हैं इसके बारे में हमने जाना। अब इसके आगे हम देखते हैं प्रमुख संक्रामक रोग कौन कौन से हैं, किसको किसको हम प्रमुख संक्रामक रोग के नाम से जान सकते हैं। प्रमुख संक्रामक रोग जो सामान्य अवस्था में होते हैं, जिसके अंतर्गत हम पहला रोग ले सकते हैं जीवाणु द्वारा पैदा होने वाले रोग। बच्चों, आपको मालूम है जीवाणु किसको कहते हैं, इससे परिचित हो। जीवाणु जन्य रोग या जीवाणु द्वारा पैदा होने वाले रोग, तो ऐसे रोग जो जीवाणु द्वारा होते हैं, ये जो जीवाणु जो होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दें कि जीवाणु जो है एक जीव के लिए लाभदायक भी होता है और हानिकारक भी होता है। हमारे शरीर की कई ऐसे जैविक क्रियाएं होती हैं जो जीवाणु की उपस्थिति में ही संपन्न होता है, जैसे भोजन का ऑक्सीकरण, जैसे हमारे शरीर में जो है किण्वन होता है ना, तो वो किण्वन या फिर दूध का जो है दही में बदलना, ये जीवाणु की वजह से ही होता है। यदि वो जीवाणु उपस्थित ना हो वातावरण में तो कभी भी दूध से दही नहीं बन सकता।
इसी प्रकार शरीर में जो है शरीर के जो उपपचय क्रियाएं हैं, उन उपपचय क्रियाओं में भी जीवाणु का महत्वपूर्ण स्थान है, योगदान है। लेकिन ये जीवाणु जो है सभी जीवाणु हमारे लिए लाभदायक नहीं होते। कुछ जीवाणु ही हमारे लिए लाभदायक होते हैं और अधिकांश जो जीवाणु होते हैं वो हानिकारक होते हैं। तो इनके द्वारा हमारे शरीर में कौन कौन से ऐसे रोग हो सकते हैं? तो इसके अंतर्गत हम पहला रोग लेते हैं क्षय रोग, जिसका प्रचलित नाम है टीबी, जिसको क्षय रोग कहते हैं, या फिर प्रचलित नाम हो गया टीबी, जिसको ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जाना जाता है। ये एक सबसे कुछ अरसे पहले या कुछ समय पहले ये जो बीमारी जो है बहुत घातक बीमारी हुआ करता था, क्योंकि इसका इलाज संभव नहीं था। लेकिन आज के परिवेश में, आज की स्थिति में इस बीमारी से जो है आसानी से निजात पाया जा चुका है, क्योंकि इसके टीबी के उपचार के लिए जो है लगभग हर शासकीय अस्पतालों में किट उपलब्ध है। उस किट को रोगी व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जो है गांव में जो कार्यकर्ता होते हैं, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, उन स्वास्थ्य कार्यकर्ता के माध्यम से उनको आसानी से किट को उपलब्ध कराया जाता है। ये जो क्षय रोग है, इसका आविष्कार भारत में 2000 वर्ष पूर्व पहले ही हो चुका था। इसके जनक औषधि विज्ञान के एक वैज्ञानिक है जिनको हिप्पोक्रेट्स कहते हैं। इनके द्वारा सबसे पहले खोजा गया था पैथोसिस के या सुखाना नाम की बीमारी से। बाद में इस बीमारी को महान सफेद प्लेग के नाम से जाना गया, महान सफेद प्लेग, या फिर इसी को बाद में टीबी के नाम से जाना गया। ये टीबी कहाँ कहाँ हो सकता है? हमारे शरीर के फेफड़े में हो सकता है, आंत में हो सकता है, अस्थियों में हो सकता है। ज़्यादातर हम टीबी के जो रोग है वो अस्थियों और फिर जो फेफड़े के टीबी से ज़्यादा हम प्रचलित हैं। जिस व्यक्ति को टीबी होता है उसका शरीर जो है मात्र सूखना शुरू हो जाता है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि उसका शरीर जो है बिल्कुल कंकाल शेष रह जाता है, मतलब मात्र उसका कंकाल दिखना शुरू हो जाता है। पूरी मसल्स जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं रोगाणु की वजह से। तो ये जो टीबी की बीमारी होती है, क्षय की जो बीमारी होती है, एक जीवाणु जिसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के जीवाणु के वजह से ये टीबी की बीमारी होती है। अब इस टीबी की बीमारी के फैलने के कारण क्या क्या है, या किन किन साधनों से जो है किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट होता है? एक तो पहला कारण हो सकता है दूषित हवा के साथ शरीर में जो है रोगाणु का शरीर में प्रविष्ट हो जाना। दूसरा कारण हो सकता है दूषित भोजन ग्रहण करने से भी जो व्यक्ति जो है रोगाणु से ग्रसित हो जाता है, या उसके शरीर में माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम का जीवाणु प्रविष्ट हो जाता है, जिसके कारण वो क्षय रोग से ग्रसित हो जाता है। तीसरा कारण हो सकता है रोगी के जो मल मूत्र है, थूक है इत्यादि से वो जो है स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच सकता है, या वो बर्तन से पहुंच सकता है, या कपड़े से पहुंच सकता है। इसलिए टीबी से जो ग्रसित व्यक्ति है उसको हमेशा ऐसे स्थान पर रखा जाना चाहिए जहां पर हवादार हो, कमरा जो है हवादार हो, खिड़की युक्त हो, और वो हमेशा स्वस्थ व्यक्ति से थोड़ा सा दूर रहे। अब इसके क्या क्या लक्षण हो सकता है? क्षय रोग के लक्षण के बारे में यदि हम देखें तो जो क्षय रोग है, ये आरंभ में जिस व्यक्ति को क्षय रोग होता है उसको पहले शुरुआत में जो है थकान महसूस होता है, मतलब ऐसा लगता है कि वो और कुछ करने की काबिल नहीं है। मतलब धीरे धीरे उसके शरीर की जो पेशियंस होती हैं, मसल्स होते हैं, वो थक जाते हैं, और थकने के कारण वो सही कार्य नहीं कर सकता। फिर प्रायः जो टीबी से पीड़ित व्यक्ति होते हैं या क्षय रोग से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं, उनके शरीर का जो तापमान होता है 90 से 100 फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है, और ये जो तापमान जो है जैसे जैसे शाम होता जाता है वैसे वैसे बढ़ता जाता है। तो इन लक्षणों के आधार पर हमें पहचान सकते हैं कि व्यक्ति जो है टीबी से पीड़ित है। फिर ऐसे व्यक्तियों में जो है बार बार जुकाम आता है, और जैसे जो बार बार जुकाम आता है और यदि वो थूकता भी है तो उसके खखार के साथ जो है धीरे धीरे रक्त निकलना भी शुरू हो जाता है, जो पहचान कराता है कि हाँ इस व्यक्ति को क्या हुआ है, क्षय रोग हुआ है या टीबी हुआ है। इसी प्रकार अस्थियों में जो यदि क्षय रोग हो तो उसके शरीर जो है पूर्णतः अपंग हो जाता है, मतलब वो चलने फिरने के काबिल भी नहीं रह जाता, बिल्कुल अस्थियां ही शेष रह जाती हैं, कंकाल शेष रह जाता है, जिसके कारण वो पूर्णतः निस्सहाय महसूस करता है और पूर्णतः पंगु हो जाता है या अपंग हो जाता है। फिर इस रोग के जो है सबसे घातक जो पहलू है कि जो जीवाणु होती है या जीवाणु जो होता है, वो जीवाणु शरीर में जब प्रविष्ट हो जाता है तो वो छोटे छोटे कणों के रूप में एक विशिष्ट प्रकार के रसायन का सीक्रेशन करता है, जिसको कहते हैं ट्यूबरकुलिन। यही ट्यूबरकुलिन नाम का रसायन
ट्यूबरकुलिन नाम के रसायन का वो सिक्रीशन करते हैं। वही ट्यूबरकुलिन नामक रसायन जो होते हैं वो शरीर के आंत को, फेफड़ों को या फिर शरीर की अस्थियों को, ठीक, थैंक यू।